कल हमने एनर्जी बैंड्स के बारे में देखा था कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बताया था कि एक सिंगल अगर आइसोलेटेड एटम आपके पास है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट एनर्जी होगी, उनकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी होगी। चाहे वो फर्स्ट शेल में है, चाहे वो सेकंड शेल में है, चाहे वो थर्ड शेल में है, उन जितने इलेक्ट्रॉन उन सब की जो एनर्जी वो स्पेसिफिक एनर्जी होगी। लेकिन जब आप दो एटम्स को आपस में क्लोज ले आते हैं, एक दूसरे के करीब करते हैं, तो जो इन्फ्लुएंस है नेबरिंग न्यूक्लियस का और नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही जो एनर्जी थी जो पहले स्पेसिफिक थी, वो अब कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी दो एनर्जीज में। यानी क्योंकि दो एटम आप क्लोज आपस में करीब लाए हैं, तो लिहाजा एनर्जी जो है वो, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा एटम इसका इलेक्ट्रॉन। तो पहले इन दोनों की एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी थी ई, इसकी भी एनर्जी ई थी जब तक ये आइसोलेटेड थे। लेकिन जब आप इन दोनों को करीब ले आए तो अब ये जो ई एनर्जी है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, दो वैल्यूज में तकसीम हो जाएगी। पहले ये एक वैल्यू थी, फिर ये दो वैल्यूज में तकसीम हो जाएगी ये, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अब हो गए, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तीन आप लाएंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो अब सेम नहीं रहेगी, बल्कि नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की इन्फ्लुएंस की वजह से, अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से, जो एक एनर्जी थी स्पेसिफिक एनर्जी थी, वो अब वो स्पेसिफिक एनर्जी नहीं रहेगी, बल्कि वो तीन एनर्जीज में स्प्लिट हो जाएगी। इसी तरह जब करोड़ों अरबों एटम्स इकट्ठे होते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, तो फिर वो आपका वही, या अगर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी स्पेसिफिक नहीं रहेगी, बल्कि अगर करोड़ एटम है एक क्रिस्टल के अंदर हाइड्रोजन के, तो ये एनर्जी लेवल जो है ये एक बैंड बनाएगा, उस बैंड के अंदर करोड़ एनर्जी लेवल्स होंगे, वो इतने क्लोजली रिलेटेड होंगे कि आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस है। वैसे तो हम कहते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तक अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है एनर्जी की, एक यूनिक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू और अगली वैल्यू के दरमियान कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन बैंड में जो एनर्जीज हैं ये कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट नहीं है, इसमें कोई एनर्जी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये आपस में इतने क्लोजली रिलेटेड है कि आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। एनीवेज आगे हम चलते हैं कि जो बैंड है हमारे पास वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बैंड बनता है वो ऑफकोर्स वैलेंस बैंड होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो वो कंडक्शन बैंड में फिर जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो बैंड बनता है वो कंडक्शन बैंड बनता है। अब दोनों जो बैंड बने हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके दरमियान कुछ ना कुछ एनर्जी गैप होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस किस्म का है। तो अगर आपके पास, अगर आप ले रहे हैं सेमी कंडक्टर, बल्कि पहले इंसुलेटर की बात हो रही है तो हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो अगर इंसुलेटर आपके पास, तो इंसुलेटर में नीचे जो है वो वैलेंस बैंड होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो इंसुलेटर में आपको चूंकि पता है कि कंडक्टिविटी का जो रोल है वो बहुत कम होता है, इंसुलेटर जो है वो तो कंडक्टिविटी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होते, कंडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते। लेकिन आप फिर भी कह सकते हैं कि अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, या बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कुछ हद तक जो है वो इधर आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनके दरमियान एक एनर्जी गैप होता है जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। और ये एनर्जी गैप जो है ये सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो तकरीबन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू हो जाता है और 3.2 और 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये जाता है। यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके ऑनवर्ड जो आ गया, ये आपको बताता है कि आपका जो मटेरियल है ये एक इंसुलेटर मटेरियल है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में भी इसी तरह ही है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप जब हीट देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए। तो इसमें जो एनर्जी गैप है वो आपका बहुत कम होता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मीनियम के लिए जो है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है आपका, होना भी चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर मटेरियल है, कंडक्टिविटी के लिए इसमें आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। और जो आपका वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, यानी दोनों के साथ आप कंप्लीटली का वर्ड लगाएंगे कि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी और वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वैलेंस जो बैंड है वो तकरीबन ओवरलैप कर रहा होता है कंडक्शन बैंड के साथ, और आप कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई एनर्जी गैप नहीं होता, कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता, जीरो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ये दोनों पार्शली फील्ड होते हैं। जीरो केल्विन की अगर हम बात करें तो जीरो केल्विन पे जितने भी आपके पास सेमी कंडक्टर हैं, पेयर सेमी कंडक्टर हैं, जिनको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहा जाता है, जो नेचर में पाए जाते हैं, सारे के सारे जीरो केल्विन पे आपके पास परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं वो जीरो केल्विन पे परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सॉरी इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्लो हो गया था, जूम जो ऐप है वो वर्क नहीं कर रही थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो पेयर हालत में होते हैं, जिस तरह का जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं डोपिंग करके। जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग करते हैं, कोई इंप्योरिटी आइटम ऐड करते हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कन्वर्ट हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, या तो हम उसमें पेंटावैलेंट जो एटम है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हम उसमें ट्राईवैलेंट एटम ऐड कर सकते हैं। और उसी की बेस पे हमारे पास फिर दो कैटेगरीज बनती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, या आप कह सकते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी रेशो क्या होती है कि जब आपने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बनाना होता है तो इम्प्योरिटी रेशो होती है एक एटम को आपने निकालना होता है, और उसकी जगह आपने इम्प्योरिटी एटम, जैसा कि हम पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम जो है उसके अंदर ऐड कर देते हैं, सिलिकॉन के अंदर या तो हम फास्फोरस को एंटर कर देते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम को एंटर कर देते हैं। तो इसे इम्प्योरिटी कहा जाता है, इस एटम को इम्प्योरिटी कहा जाता है। और इस तरह की रिप्लेसमेंट को डोपिंग कहा जाता है, यानी एक एटम को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह एक इम्प्योरिटी का एटम या दूसरी किस्म का जो एटम है वो फास्फोरस हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है। आपने जिस किस्म का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना उस लिहाज से वो डिपेंड करता है। अगर आपने पेंटावैलेंट बनाना है तो फिर आप फास्फोरस ऐड कर देंगे, अगर आपने ट्राईवैलेंट बनाना है, सॉरी, अगर पी टाइप बनाना है तो फिर आप एल्यूमिनियम ऐड कर देंगे। लेकिन ये रेशो क्या होती है, 10⁻6, यानी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अपने एटम जो हैं वो तकरीबन होंगे 10⁻6, और उनमें आपने इंप्योरिटी एटम रिप्लेस करना है सिर्फ एक एटम। तो ये देखने कितनी कम रेशो है जो आप डोपिंग कर रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें आप रिप्लेसमेंट जो करते हैं इंप्योरिटी एटम की, वो आप ट्राई वैलेंट एटम करते हैं, यानी कि ऐसा एलिमेंट आप चूज करते हैं जो थर्ड ग्रुप से हो, पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से हो, जैसे कि एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, इंडियम वगैरह। ये जब आप जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप बनता है। और होल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के पास अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ट्राई वैलेंट जो एटम होता है उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है कि ऑक्टेट रूल जो है वो तब फॉलो होता है जब आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो यहाँ पे तो 7 बने हैं, 4 सिलिकॉन के और 3 जो है वो एल्यूमिनियम के, तो 7 बन के एक होल जो है वो अभी भी बाकी है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी के लिए चाहता है कि मैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करूं, क्योंकि डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल पूरा किया जाता है। डुप्लेट में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट रूल के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि 7 इनके पास है, ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहीं से आ जाए, तो वो नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता है, वहां पे और क्रिएट हो जाता है। फिर उसको फिल करने के लिए साथ वाले नेबरिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये सिलसिला पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर चल जाता है, जैसे आप बहुत फेमिलियर अच्छी तरह। एन टाइप इसके उल्टा है, इसमें आपने जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करना होता है वो आपने एन टाइप यानी पेंटावैलेंट जो एटम है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, ये आपने ऐड करना होता है। इससे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि 4 जो है वो सिलिकॉन के अपने इलेक्ट्रॉन थे, और आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो है पेंटावैलेंट, यानी उसके पास बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 और 5 मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जबकि ऑक्टेट रूल के लिए 8 चाहिए होते, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए और चार्ज कैरियर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही रोल प्ले करेंगे। सुपर कंडक्टर्स आजकल जो बहुत ज्यादा काम हो रहा है इस वर्ल्ड में, वो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो है उसको ओवरकम करने के लिए या तो सोलर पे काम किया जा रहा है और एक सुपर कंडक्टिविटी पे काम किया जा रहा है, ताकि हमारे पास कम से कम जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन देखने, ऐसे मटेरियल होती हैं जिनमें जब करंट फ्लो करवाना होता है तो इनको जीरो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उस कंडक्टर की तरफ से। तो ऐसे कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहा जाता है जो करंट के फ्लो में जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। जब रेजिस्टेंस जीरो होगी तो कंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी जब आप, इसका मतलब है कि जब किसी कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर में से जब आप एक दफा करंट फ्लो करवाएंगे तो वो करंट उसमें हमेशा फ्लो करता रहेगा और उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, और उस टेम्परेचर को, सर्टेन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये है, एक तो रेजिस्टेंस होगी, इनकी जीरो रेजिस्टेंस होती है, दूसरा ये है कि इनका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जब तक टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा आप ले रहे हैं, ये जो कंडीशन है इसमें, आपका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तब तक तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर में से पास कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर लेस हो गया, तो उस वक्त आपका ये जो मटेरियल है ये सुपर कंडक्टर बन गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही जो पहले पास हो रही थी इन साइड द मटेरियल, वो अब रिपेल हो गई हैं और वो आउटसाइड दी मटेरियल हो गई हैं। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सुपर कंडक्टर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और इसको आप डाया मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं और मिजनर इफेक्ट भी कह सकते हैं आप। ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो इस तरह 4 बातें होंगी सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड: जीरो रेजिस्टेंस टू करंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, डाया मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इस इफेक्ट को मिजनर इफेक्ट कहा जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये वो सर्टेन टेम्परेचर है जिस पे कोई भी कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी वो करंट को जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। सुपर कंडक्टिविटी वजूद में क्यों आती है? ये वजूद में आती है कूपर पेयर्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स होते हैं, जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पेयर बनता है, और बहुत इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत वीक एनर्जी होती है, यानी कि तो इस पेयर को कूपर पेयर कहा जाता है। इसी की वजह से जो कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो राइज होता है, और इसको एक्सप्लेन करती है बीसीएस थ्योरी। यहाँ पे इसकी डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है कूपर पेयर की। कूपर पेयर और बीसीएस पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टुगेदर एट लो टेम्परेचर इन अ सर्टेन मैनर। और दूसरी डेफिनेशन है कूपर पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सुपर कंडक्टर दैट आर अट्रैक्टिवली बाउंड एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एट स्पिन, यानी वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन उनके इक्वल और अपोजिट मोमेंटम भी और स्पिन भी है। और नेक्स्ट चीज है वो
सुपर कंडक्टिविटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो टेम्परेचर का इसमें रोल है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, राइज इन टेम्परेचर करते हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी का ताल्लुक ही एक सर्टन टेम्परेचर से होता है और वो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही आप उस टेम्परेचर से एक्सीड करेंगे तो आपकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी और जो कंडक्टर है वो नॉर्मली कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर था वो मरकरी था, 1911 में ये डिस्कवर किया गया और उसका जो टेम्परेचर रखा गया था, देखा गया था 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो पता चलता है 4.2 केल्विन, इसमें से आपने माइनस करना है 273, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो ये तकरीबन बन रहा है 269, माइनस का 269 डिग्री, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बन जाती है। तो ये इतना लो टेम्परेचर है। तो आजकल जो कोशिश हो रही है, जो साइंटिस्ट जिसमें लगे हुए हैं, मुझे लगे हुए हैं कि हमें को रूम टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर मिल जाए। जिस दिन रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर अवेलेबल हो गया, उस दिन एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगे। और एक जो है ना, डिस्कवरी की दुनिया में एक शानदार किस्म का जो है वो इनकलाब आएगा जिस दिन रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो गया। इसके अलावा और भी कुछ सुपर कंडक्टर हैं, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है। इनकी जो सुपर कंडक्टिविटी का जो टेम्परेचर है वो 1.18 है, 3.72, 7.2 केल्विन रिस्पेक्टिवली, यानी एल्यूमिनियम का 1.18, टिन का 3.7 और लेड का 7.2 है। वो सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 77 केल्विन होता है, उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहा जाता है। ये 77 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू मरकरी या ये टिन एल्यूमिनियम वगैरह। तो ये 77 केल्विन वाले जो सुपर कंडक्टर है उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और 77 केल्विन जो है ये वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म, जो कि हमारा टॉपिक था सॉलिड्स का, जिसमें हमने देखा था कि तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट वन था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पार्ट शुरू हो गया। तो मैग्नेटिज्म जो है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, जो मैग्नेटिज्म है वो कहाँ से आती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो दो किस्म की मोशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा होता है यानी अपनी एक्सिस के अराउंड, और एक होती है उसकी ऑर्बिटल मोशन जो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने से आ रही होती है। तो इन दोनों किस्म की मोशन से मैग्नेटिज्म अराइज होती है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से दोनों किस्म की मोशन वजह से मैग्नेटिज्म अराइज होती है। ये डिपेंड करता है इनकी मोशन आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। बाद औक़ात ये दोनों मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और बाद औक़ात ये दोनों जो मोशन है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं। तो इनकी मोशन की जो इंटरेक्शन है आपस में, उस बेस पे हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो तीन किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि जो मेजर पार्ट होता है मैग्नेटिज्म का, वो पार्ट अराइज और होता है स्पिन मोशन की वजह से, यानी ऑर्बिटल मोशन का इतना पार्ट नहीं है, लेकिन जो स्पिन मोशन है इसका बहुत ज्यादा पार्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये याद रखने वाली है कि मैग्नेटिज्म अराइज कहाँ से होती है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिज्म उस मटेरियल की ज्यादा होगी। जितने किसी मटेरियल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैलेंस शेल में, उतनी उसकी मैग्नेटिज्म कम होगी। तो स्पिन मोशन वाली बात याद रखनी है, यानी मेजर पार्ट पूछा जाए तो स्पिन मोशन, जनरल बात पूछी जाए कि मैग्नेटिज्म कहाँ से आती है तो फिर दोनों स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। ज्यादा रोल किसका होता है, स्पिन मोशन। और इलेक्ट्रॉन के वाले से बात पूछी जाए तो मैग्नेटिज्म जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। तो अब हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइप है डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होती है कि जो स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन है वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं दोनों मोशन के एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और इस तरीके से आपका जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिज्म बन जाता है। और डायमैग्नेटिज्म जो मटेरियल होता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये भी हमने ऊपर सुपर कंडक्टिविटी में भी देखा था कि जो मटेरियल सुपर कंडक्टिव होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म में भी हमने देखा है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। इसके एग्जांपल है वाटर है, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी। ये एग्जांपल जो है लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। वो कहाँ से आ सकते हैं कोई पता नहीं है, लिहाजा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें स्पिन मोशन जो है और ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन की है वो आपस में इंटरेक्ट इस तरीके से करती है कि आपस में एक दूसरे को वीकली सपोर्ट करती है। डाया में तो टोटली कैंसिल कर दिया दूसरे का इफेक्ट, लेकिन पैरा में वीकली सपोर्ट कर देती है, यानी कि अपना थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, लेकिन बहुत ही माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड इनका प्रोड्यूस होता है। या आप कह सकते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करती है कि ये वीक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिज्म, सॉरी, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म है। फेरोमैग्नेटिज्म जो है आप पैरा का ही कह सकते हैं कि एडवांस फॉर्म है। पैरा में हमने देखा था कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को वीकली सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट से जो मैग्नेटिज्म अराइज होती है वो वीक मैग्नेटिज्म अराइज होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन इस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं कि एक ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं दूसरे को, और इनका जो मैग्नेटिज्म होती है वो स्ट्रांग होती है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक ग्रेजुअली देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिज्म बिल्कुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म जो है वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और फेरो जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल फेरस है, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड। क्यूरी टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर याद रखिएगा 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नील टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये भी हमने यहाँ पे चूंकि एफएससी लेवल है तो तीन ही मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया, पैरा और फेरो, लेकिन इससे आगे भी दो आपके पास है, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक।
तो नील टेम्परेचर का ताल्लुक एंटी फेरोमैग्नेटिक से है कि ये वो टेम्परेचर जिस पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। और टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिज्म का जो ताल्लुक है वो है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिज्म डिक्रीज होती चली जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी हीट अप करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मैग्नेटिज्म कम हो जाती है। हिस्टैरिसीस लूप, ये वो चीज़ थी जो हमने ट्रांसफार्मर के लिए देखी थी कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो दो चीज़ों की वजह से कम होती थी। एक एडी करंट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते थे और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इफेक्ट करते थे। वहाँ पे दूसरी चीज़ थी हिस्टैरिसीस लूप थी जो कि जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की उसको इफेक्ट करते थे। तो हिस्टैरिसीस लूप है क्या चीज़ एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती थी वो क्योंकि आयरन की बनी होती हैं, तो यहाँ पे हम एक जनरल बात करेंगे, आयरन को नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर के हवाले से भी बात, इसको आप समझ सकेंगे आसानी से। हमारे पास है कोई मैग्नेटिक मटेरियल, वो आयरन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल। तो हिस्टैरिसीस लूप को समझने के लिए आप ये देखें कि मैग्नेटिक मटेरियल है और ये आपके पास करंट है, करंट का साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है। और आपका कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास है, यहाँ पे आपने करंट की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन है जो उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, यानी जब आप उसको करंट देंगे तो उसमें मैग्नेटाइजेशन होगी। जैसे हम सॉलिनाइड के लिए देखते हैं कि ये अगर हमारे पास सॉलिनाइड है और इसके अंदर हमने आयरन का एक रॉड रख दिया है, तो जैसे जैसे इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ये वाला जो हमारा मटेरियल है ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो करंट के इंक्रीज होने से ये मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन डिक्रीज होने से इसको डीमैग्नेटाइज भी होना चाहिए। तो ये बात है हिस्टैरिसीस लूप के लिए कि जब आप करंट इंक्रीज करते हैं, ये ये आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आप करंट को डिक्रीज करते, ये आप जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं करंट, यानी जब आपका मैक्सिमम हो गया है ये, तो उस वक्त आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है। फिर अब जब आप करंट डिक्रीज करना शुरू करते हैं यहाँ पे, ये करंट जब आपका डिक्रीज होना शुरू होता है, जीरो पे पहुंच जाता है, तो करंट जब जीरो पे आ जाता है तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो आ जाती है यहाँ पे, ये यानी करंट जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटाइजेशन ये देखिए अभी भी कुछ ना कुछ है। मैग्नेटाइजेशन जीरो तब होती है जब ये ग्राफ यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। अगर ये ग्राफ यहाँ पे टच करता होता तो फिर हम कहते हैं कि करंट जीरो होने से मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जिस चीज़ ने उसको मैग्नेटाइज किया वो खुद तो जीरो हो गई है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अभी भी मेंटेन हुआ है, वो अभी भी बरकरार है, कुछ ना कुछ वैल्यूज की है। फिर जब आप फर्दर मैग्नेटिक जो करंट है उसको इंक्रीज करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये जो आपकी लूप है ये इस तरीके से आना शुरू हो जाए यहाँ पे। अब ये जीरो हुई है, मैग्नेटिज्म जो है अब जीरो है, यानी यहाँ पे आके कहीं पे नेगेटिव डायरेक्शन में जब आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तब जाके जो मैग्नेटिज्म है ये जीरो हुआ है। और उसके बाद फिर फर्दर ये इंक्रीज होना शुरू होता है नेगेटिव डायरेक्शन में और इस तरीके से आपके पास ये एक हिस्टैरिसीस होगा। अब इसमें समझने वाली बातें जो है वो ये हैं कि एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की, ये कब आती है, जब आपका करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, इस पॉइंट को सैचुरेशन कहते हैं। यानी जब आपका करंट मैक्सिमम है उस वक्त मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम है, इस पॉइंट को सैचुरेशन कहते हैं। दूसरा, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये वाला पॉइंट कि करंट आपने जीरो कर दिया था लेकिन उस मटेरियल के अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म बाकी है, इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी या रेमनेंस। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जिस करंट ने उसको मैग्नेटाइज किया है वो खुद तो जीरो हो गया है, लेकिन मटेरियल ने अपने अंदर मैग्नेटिज्म को अभी भी बरकरार रखा हुआ है। तो ये जो उसने अपने अंदर मैग्नेटिज्म अभी भी रखा हुआ है, कुछ वैल्यू उसकी मैग्नेटिज्म की मौजूद है, इसको रेमनेंस या रिटेंटिविटी कहा जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है, ये वाला पॉइंट कि जब आपने करंट फर्दर इंक्रीज किया नेगेटिव डायरेक्शन में और मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज होते होते जीरो हुई, तो जिस करंट की वैल्यू ये यानी करंट था हमारा, इस करंट की वैल्यू पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हुई है, तो इस करंट को कहा जाता है कोएर्सिव करंट या कोएर्सिविटी। तो ये तीन चीजें जो है वो लाजमी आपने याद रखनी है, एक सेचुरेशन, दूसरा रेमनेंस या रिटेंटिविटी और तीसरा है कोएर्सिव फोर्स या कोएर्सिविटी। अच्छा इसमें याद रखें, बल्कि आपको खुद बताना चाहिए कि बताइए जरा कि इसमें करंट लीड कर रहा है या मैग्नेटिज्म लीड कर रही है। अभी हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट चैप्टर में, करंट लीड करना और वोल्टेज को लीड करना, तो ये आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी चीज लीड कर रही है। जी मैग्नेटिज्म ही, ये लाइबा कमल ने बताया मैग्नेटिज्म लीड करी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें मैग्नेटिज्म लीड कर रही है कि करंट जीरो हो गया उसके बावजूद जो है वो मैग्नेटिज्म बरकरार है, तो मैग्नेटिज्म लीड कर रही है और जो करंट है वो लैग कर रहा है। स्टील जो है ये आपका, इसकी जो कोएर्सिव फोर्स होती है ये बहुत ज्यादा होती है, यानी आप कह सकते हैं कि स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उसकी मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तब जाके स्टील जो है वो मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज होता है। और दूसरी तरफ अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा करंट इंक्रीज करें तो वो जीरो पे आ जाती है उसकी मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया है, इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये जो एरिया आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, ये वाला एरिया सारा, ये एरिया में बताता है कि आपका मटेरियल जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ज्यादा एरिया होगा तो फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी इसका मतलब है कि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए भी ज्यादा
करंट चाहिए होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी, और उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी हमें ज्यादा करंट चाहिए होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। और या आप कह सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। और जिसका एरिया जो है वो कम होगा, यानी इस तरह का अगर आपका एरिया बनता है ये तो ये जो है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को शो करता है, यानी ऐसा मटेरियल जिसको आप आसानी से मैग्नेटाइज कर सकें और आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकें, यानी उसकी मैग्नेटाइजेशन को आप जीरो कर सकें, उसे आप सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन हमेशा रहती है, फर्क सिर्फ ये है कि कुछ जो है वो अ, इस करंट पे आके हो जाते हैं डीमैग्नेटाइज, ये वाला करंट, कुछ इस वैल्यू पे डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे आके डीमैग्नेटाइज होते हैं, कुछ यहाँ पे डीमैग्नेटाइज होते हैं। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं है जो इस वैल्यू पे आके मुकम्मल डीमैग्नेटाइज हो, ये वाली वैल्यू, यानी जब करंट जीरो हो तो मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो। मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी ऐसा नहीं है जो है। लिहाजा कुछ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा करंट पे जाके डीमैग्नेटाइज होते हैं, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में कम करंट पे डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन है, और जो लेट होते हैं, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा करंट देना पड़ता है तब जाके वो डीमैग्नेटाइज होते हैं, उन्हें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। स्टील आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो आयरन है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। परमानेंट अगर मैग्नेट बनाना हो तो फिर हमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपको मुस्तकिल तौर पे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए होते हैं। तो लिहाजा आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो, यानी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अपने अंदर बरकरार रखना। ये पूरा हम देख चुके हैं कि जब आपका करंट जीरो हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहे, उसको रिटेंटिविटी या रेमनेंस कहा जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो, यानी करंट जीरो करने के बावजूद उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन बाकी हो। तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और कोएर्सिव फोर्स या कोएर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी मैग्नेटाइजेशन मुकम्मल जीरो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसकी हाई रिटेंटिविटी हो और हाई कोएर्सिविटी हो या लार्ज कोएर्सिव फोर्स हो। क्लास पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रही है मैग्नेटिक डोमेन की। तो किसी भी मटेरियल के अंदर ये वो वाला आप कह सकते हैं कि एरिया होता है जहाँ पे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से उनकी ओरिएंटेशन होती है कि उनसे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती हैं। जैसा कि अगर मैं इसको फिगर बना के एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसा है कि ये आपके पास एक पूरा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन ये है, ये सब की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये आपकी एक मैग्नेटिक डोमेन है। इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की जो बनी है वो इस तरीके से है, जी, तो ये मैग्नेटिक डोमेन है। तो एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सी मैग्नेटिक डोमेन हो सकती हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर अगर तो वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये सारी की सारी जो डोमेन्स हैं वो इसकी डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड हो जाएंगी, यानी ऐसे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया होगा उसी डायरेक्शन में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी ओरिएंटेड हो जाएंगी। जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन है उन सब की डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरा होगी तो वो थोड़ा कम होगी, और डाया होगी तो वो तो बिल्कुल उल्ट हो जाएंगी, वो तो यूं हो जाएंगी।